हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह मेडिकल क्लासेस। जो हमने ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चलाई थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 26। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हूँ, आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब देना है। क्या पूछा गया है? द हार्मोन दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इज। यहाँ पे पूछा गया है कि वह हार्मोन जो क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है, वो कौन सा है। ध्यान रखना, उस हार्मोन को हम कहते हैं ADH। क्या कहते हैं? ADH। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम वुड बी। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम के रिप्लेसमेंट के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, आदर्श घोल कौन सा है। ध्यान रखना, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम के रिप्लेसमेंट के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑस्मोलरिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट्स इन इज। क्या पूछा गया है कि वयस्कों में सीरम सोडियम की ऑस्मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना, एडल्ट्स में जो सीरम सोडियम है उसकी ऑस्मोलरिटी होती है 285 टू 295 ओस्मोल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन इज। क्या पूछा है? मुख्य अंतःकोशिकीय कैटायन कौन सा है। ध्यान रखना, जो इंट्रासेलुलर कैटायन है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच इज़ द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस। क्या पूछा गया है कि फ्लूइड स्टेटस के असेसमेंट के लिए एक बेस्ट जो तरीका है वो कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना, वो है डेली वेट। क्या है? डेली वेट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉर्मल पीएच रेंज, यहाँ पे ब्लड का। ठीक है, ब्लड का लेना। नॉर्मल पीएच रेंज कितना होता है ब्लड का? ध्यान रखना, वो होता है 7.35 टू 7.45। और ध्यान रखना हमेशा कि जो ब्लड होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है। तो कभी भी अगर 7.35 टू 7.45 के जस्ट सामने कोई भी यूनिट लिखा रहता है तो आपको वो करेक्ट नहीं करना है। हमेशा याद रखना, जो ब्लड होता है वो एक यूनिट लेस होता है। ठीक है, ब्लड की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रेजिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस। क्या पूछा गया है? ABG एनालिसिस के लिए जो ब्लड सैंपल है लेने से पहले सिरिंज को किस दवा से हमें धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, उसको हमें हेपेरिन से, किससे? हेपेरिन से वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। क्या पूछा गया है कि एलन टेस्ट कब किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में हम एलन टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, बिफोर ABG सैंपल, ABG नमूने से पहले हमें एलन टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
vomiting, prolonged gastric suctioning causing syndrome, hypoaldosteronism may lead to। क्या पूछा गया है कि उल्टी, लंबे समय तक गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म किस स्थिति को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, ठीक है, उसको क्या है, जन्म दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज अ प्रेफर्ड गॉस कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या पूछा गया है कि रक्त जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज़न के लिए कौन से गॉस का कैनुला हम यूज़ में लेते हैं, कौन सा प्रेफर्ड करेंगे। ध्यान रखना वो है 18 गॉज। ठीक है, कितना, 18 गॉज, 18 गॉज का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल एच। यहाँ पे पूछा गया है कि जो नॉर्मल सीरम सोडियम का लेवल है वो कितना होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो नॉर्मल सीरम सोडियम का जो लेवल होता है वो 135 टू 145, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज। क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा में पोटेशियम का समान स्तर कितना होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो प्लाज्मा है उसमें पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है, रेंज होता है, वो होता है 3.8 टू 5.1। ठीक है, कितना होता है, 3.8 टू 5.1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर बॉडी। क्या पूछा गया है कि बॉडी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना बॉडी को प्रतिदिन, ठीक है, पर डे 2000 mg पर डे सोडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। क्या पूछा गया है कि लिथियम थेरेपी के दौरान किस इलेक्ट्रोलाइट को मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है। ध्यान रखना लिथियम थेरेपी के दौरान सोडियम को मापते हैं, किसको मापते हैं, सोडियम को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच स्केल। यहाँ पे पूछा गया है जो पीएच पैमाना होता है उसकी जो स्केल है वो कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। ध्यान रखना जो पीएच स्केल है वो 0 to 14 होती है, 7 पे उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड नो इन्वेसिव वे टू मेज़र अ पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन। क्या पूछा है कि रोगी की ऑक्सीजन की मात्रा को मापने का, मेज़र करने का सबसे समान और नॉन इन्वेसिव मेथड क्या है। ठीक है, ध्यान रखना वो है पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना, हो सके तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर एच। क्या पूछा गया है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, क्या सा होता है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, कैसा होता है। ध्यान रखना नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का जो कलर होता है वो
ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया इज। पूछा गया है कि इंडिया में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग क्या होता है, कैसा रंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका ब्लैक बॉडी होती है एंड वाइट शोल्डर होता है। ठीक है, उसकी जो बॉडी होती है वो तो ब्लैक रहेगी और जो शोल्डर रहेगा, जो कंधा वाला भाग रहेगा वो वाइट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज। क्या पूछा गया है कि सबसे सटीक एक्यूरेट ऑक्सीजन हमें डिलीवर करना है तो कौन सी जो तकनीक है वो सबसे मस्त है। ध्यान रखना, अगर हमको एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर करना है तो जो वेंचुरी मास्क होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंचुरी मास्क। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू आ 2 मंथ ओल्ड बेबी इज। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 मंथ के बेबी को ऑक्सीजन देने की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है। ध्यान रखना, 2 मंथ के बेबी को अगर 2 मंथ ओल्ड बेबी को अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, देना है तो ऑक्सीहूड। ठीक है, कौन सी? ऑक्सीहूड जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ वन पेशेंट इज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है वो जल गया है, ठीक है, जले हुए रोगी को ऑक्सीजन देने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ध्यान रखना, वो है ऑक्सीजन टेंट। ठीक है, ऐसे टेंट लगा के रखते हैं उसको उसी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन टेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बाय। यहाँ पे पूछा क्या गया है? प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज पर ऑक्सीजन की जो खपत है वो कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन की जो खपत है वो 13% बढ़ जाएगी। कितनी? 13%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। अ पेशेंट रिसीविंग IV fluid through peripheral cannula shows swelling, coldness, edema and decreased flow rate. What is the likely diagnosis? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। पूछा क्या गया है कि एक रोगी को पेरिफेरल कैनुला द्वारा IV फ्लूइड दिया जा रहा है। किस कैनुला द्वारा? पेरिफेरल कैनुला द्वारा IV फ्लूइड दिया जा रहा है, जिसमें स्वेलिंग, ठीक है, सूजन, कूलनेस, ठंडक, एडिमा एंड डिक्रीज्ड फ्लो रेट, जो प्रवाह दर है उसमें कमी देखी जा रही है। तो संभावित निदान क्या? तो जो हमें संभावित जो डायग्नोसिस है वो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में आपको इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, क्या करना चाहिए? इनफिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। IV साइट शोज रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस, पेन एंड डिक्रीज्ड फ्लो रेट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कंडीशन? यहाँ पे पूछा क्या गया है कि IV साइट पर लालिमा, गर्माहट, रेडनेस, वार्मथ
और टेंडरनेस, पेन और प्रवाह दर में कमी देखी जा रही है। तो सबसे संभावित स्थिति क्या है, क्या हो सकता है? ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले तो आप जान सकते हैं, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसको फ्लेबाइटिस है। ठीक है, क्या? फ्लेबाइटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच IV फ्लूइड इज प्रेफर्ड इन वन पेशेंट। क्या पूछा गया है कि जलने के रोगियों में कौन सा IV फ्लूइड पसंद किया जाता है। ठीक है, प्रेफर्ड किया जाता है कौन सा IV फ्लूइड। ध्यान रखना, उनके लिए हम RL, ठीक है, RL प्रेफर्ड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंगर्स लैक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट। क्या पूछा गया है कि टॉन्सिलेक्टोमी के बाद रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए। किसी पेशेंट की टॉन्सिलेक्टोमी हो गई है, टॉन्सिल की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद जो रोगी है उसको किस पोजीशन में हम रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उस पेशेंट को फाउलर पोजीशन में रखना चाहिए। किस में? फाउलर पोजीशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, while examining the abdomen the patient should be placed in which position। क्या पूछा गया है कि पेट की जांच करते समय पेशेंट को किस पोजीशन में रखना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो आप उसको किस पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, पेट के बल, किसके? पीठ के बल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पेट का एग्जामिन करना है तो आपको सुपाइन पोजीशन में किसी भी पेशेंट को रखना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन। क्या पूछा गया है कि नाक से खून बहने वाले बच्चे को किस स्थिति में बैठाना चाहिए। ध्यान रखना, अगर किसी भी चाइल्ड को नाउज से ब्लीडिंग आ रही है तो उसको लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन, आगे झुककर बैठी स्थिति में आपको बैठाना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना, कभी भी उसका जो सिर है ऊपर नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी बच्चे को नोज से ब्लीडिंग आ रही है और आप उसको ऊपर उठाएंगे तो जो ब्लड है ख़राब है वो क्या है, ब्रेन में जा सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपको ऊपर नहीं उठाना है सिर को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इज़। क्या पूछा गया है कि सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के दौरान पेशेंट को कौन सी स्थिति दी जाती है, कौन सी पोजीशन दी जाती है। ध्यान रखना, उसे दी जाती है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन। क्या दी जाती है? लेफ़्ट लैटरल पोजीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच पोजीशन इज़ गिवन टू द न्यूबॉर्न विथ मेनिनोमाइलोक्सील एट लंबोसैक्रल एरिया। क्या पूछा गया है कि लंबोसैक्रल क्षेत्र में मेनिनोमाइलोसील वाले जो नवजात हैं उनको कौन सी स्थिति दी जाती है, कौन सी पोजीशन दी जाती है। ध्यान रखना, उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, प्रॉन पोजीशन। ठीक है, कौन सी देंगे, प्रॉन पोजीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन।
क्या पूछा गया है कि एनीमा देते समय रोगी जो पेशेंट है को किस स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एनीमा देना है किसी को तो आपको उसको सिम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही पेशेंट को रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन एनाफिलेक्टिक शॉक। क्या पूछा गया है कि एनाफिलेक्टिक शॉक में रोगी के लिए सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है। ध्यान रखना, एनाफिलेक्टिक शॉक में सबसे बेस्ट पोजीशन होती है सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, पीठ के बल और पैरों को ऊंचा करके। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजिशनल इन। क्या पूछा गया है कि समान एनेस्थीसिया से उबर रहे रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है। ध्यान रखना, उस पेशेंट को सुपाइन विथ हेड टर्न्ड टू साइड, पीठ के बल और सिर एक ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी। क्या पूछा गया है कि टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग पूछा है, वो क्या पूछा था, ऊपर वाला क्वेश्चन था वो सर्जरी होने के बाद पूछा था, यहाँ पे पूछा है ड्यूरिंग, जब सर्जरी हो रही है। ध्यान रखना, उस समय रोज पोजीशन में रखा जाता है, किस में, रोज पोजीशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मोस्ट अप्रोप्रिएटेड पोजीशन ऑफ पेशेंट व्हाइल विड्रॉइंग ब्लड सैंपल कलेक्शन इज। क्या पूछा गया है कि ब्लड सैंपल जब आप कलेक्शन के दौरान पेशेंट की सबसे जो स्थिति है, अप्रोप्रिएटेड पोजीशन है, वो कौन सी होती है। ध्यान रखना, उस समय जो पोजीशन होती है वो होती है सुपाइन पोजीशन। कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ आ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या पूछा गया है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते समय कौन सी स्थिति दी जाती है। ऐसा थोड़ी है आप पेशेंट को बोलो चलो बैठो और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, ऐसे नहीं, उसकी भी एक प्रॉपर पोजीशन होती है कि हमें किस पोजीशन में डालना चाहिए जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको हाई फाउलर पोजीशन में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द बेस्ट सुइटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज। क्या पूछा गया है कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी है। ध्यान रखना, उसके लिए जो सबसे बेस्ट सुइटेबल पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन विथ नेक एक्सटेंशन। ठीक है, गर्दन बढ़ाकर पीठ के बल। ठीक है, आपको ये पोजीशन उसको देनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर फॉर चाइल्ड एंड इन्फेंट इज। क्या पूछा गया है कि चाइल्ड और इन्फेंट में लंबर पंचर का सबसे समान स्थान कौन सा है। ध्यान रखना, उनमें जो समान स्थान है
मोस्ट कॉमन साइट है वो है L4 L5। कौन है? L4 L5। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? ADSSB 2019 में पूछा गया था। मैं कह रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। डेट मेंशन नहीं है, कुछ में डेट मेंशन है। ठीक है, बल्कि ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि इमोशनल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? ठीक है, ध्यान रखना, वो दी थी एरिक एच एरिक्सन ने। किसने? एरिक एच एरिक्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन शुड द नर्स प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज? क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन भी DSSB 2015 में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया है, रोगी के साथ काम करते समय टर्मिनेशन फेज के लिए पेशेंट को कब तैयार करना चाहिए? ध्यान रखना, उसको वर्किंग फेज में। ठीक है, वर्किंग फेज में। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच सॉल्ट इज रिक्वायर्ड इन 1 लीटर वाटर टू मेक नॉर्मल सलाइन? क्या पूछा गया है कि सामान्य सलाइन बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना नमक मिलाया जाता है? ध्यान रखना, वहाँ पर जो नमक मिलाया जाता है 1 लीटर वाटर में, वो मिलाया जाता है 9 ग्राम। कितना? 9 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम एंड करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये जिम्पर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट्स में देना है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी? क्या पूछा गया है, मानव शरीर में समान इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है? जल्दी से अच्छे से रीड करो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर सेशन पसंद आया हो और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने सपना देख ही लिया है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। दुनिया क्या कहती है, आप क्या करते हो, मोबाइल में क्या नहीं करते हो, सिर्फ आपको खुद पर फोकस करना है। ईमानदारी से मेहनत करो, आपको खुद मुंह से जवाब नहीं देना है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो सबको जवाब मिल जाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितने हो सके मॉक टेस्ट ज़्यादा दो। जब आप मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा दोगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। जब तैयारी बेहतरीन होगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। पहले टॉपिक 22 टेस्ट दो, जैसे टॉपिक को पढ़ा आपने जस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ लगाइए। ठीक है, फिर दूसरे टॉपिक के, फिर फुल टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसके लगाइए, फिर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसे फिर यूनिट वाइज दीजिए, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल सब्जेक्ट, फिर फुल कोर्स के। इस टाइप से टेस्ट दीजिए तो आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और जो भी एग्ज़ाम देंगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।